गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 60 से 62वीं बीपीएससी मेंस क्वेश्चन विथ आंसर पॉलिटी का देखने जा रहे हैं, जो कि पेपर 2 का सेक्शन 1 का क्वेश्चन है और ये 2018 में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन देखने से ये समझ में आएगा कि आप कैसे क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं अपने शब्दों में। और ये हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है बीपीएससी मेंस में। तो चलिए देखते हैं क्लास 12। आज इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जो कि हिस्ट्री का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया गया। काफ़ी स्पीड तरीके से बताया गया है, आप एक नज़र में देखिए। और पॉलिटी का भी क्लास अपलोड किया जा रहा है। आपको 5 से 6 दिनों में लगभग 39वीं तक का बीपीएससी क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। कल के क्लास में क्लास 11 जो हुआ था, तो क्लास 11 में क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका कंप्लीट करा दिया गया था। एक 5 छूट गया था, तो इसको भी अभी हम कर लेते हैं और उसके बाद 60 से 62वीं इसी में कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र प्रायोजित योजनाएं केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा विवाद का मुद्दा रही है। प्रासंगिक उदाहरणों का हवाला देते हुए चर्चा करें। मतलब क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र प्रायोजित योजनाएं केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा विवाद का मुद्दा रही है। प्रासंगिक उदाहरणों का हवाला देते हुए चर्चा करें। उत्तर, केंद्र द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती है। ये योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन, कृषि कल्याण आदि से संबंधित होती है। अनेक बार ऐसी योजनाएं केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा बन जाती है, जो देश के सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर कर देती है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद के प्रमुख कारण। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में तीव्र वृद्धि, जिनका निर्माण एवं कार्यान्वयन राज्य सरकार के साथ बिना किसी पर्याप्त विचार विमर्श के पूरी तरह से केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता है। बेहद केंद्रीकृत एवं कठोर रूपरेखा वाली ऐसी योजनाएं प्रायः राज्यों की विशिष्ट जरूरतों से असंगत हो जाती है, क्योंकि अधिकतर मामलों में इन योजनाओं के व्यय पर एक हिस्सा राज्य सरकार का होता है और राज्य सरकार अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इन पर अपने संसाधनों का आवंटन करने में बेहद कठिनाई महसूस करती है। इन योजनाओं के माध्यम से केंद्र द्वारा राज्यों पर अनेक शर्तों को थोपा जाता है, जो राज्यों की स्वायत्तता को बाधित करती है। कई अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो केंद्र एवं राज्य संबंधों में महत्वपूर्ण है। इनमें बड़े सिंचाई कार्यक्रम, बड़ी नदियों का अपरदन, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्गों, पत्तनों, हवाई अड्डों इत्यादि में केंद्रीय निवेश जैसे विषय शामिल है। इनमें से प्रत्येक मुद्दे में केंद्र एवं राज्यों के हित शामिल हैं। इन विषयों के संदर्भ में अक्सर केंद्र सरकार राज्यों से सलाह नहीं लेती। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त करने, गरीबी रेखा से नीचे लोगों की पहचान करने और अनिवार्य वस्तु के अधिनियम का प्रशासन, जो मुद्रास्फीति को कम करने में बेहद प्रासंगिक बन गया है, जैसे मुद्दे भी केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच विवाद उत्पन्न करते हैं। न केवल शिक्षा जैसे विषय को राज्य सूची से संवर्धित सूची में डालने से, अपितु तथाकथित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में तीव्र वृद्धि द्वारा भी केंद्र सरकार ने राज्य सूची में घुसपैठ किया। राज्य विषयों पर ये केंद्रीय योजनाएं, जिनमें केंद्र द्वारा लगाए गए कठोर निर्देश होते हैं, वित्तीय निहितार्थों के अतिरिक्त राज्य की स्वायत्तता एवं उनके विकास अधिमानताओं को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त संवर्धित सूची के तहत विषयों के क्षेत्रों पर संघ राज्य के बीच परामर्श करने का कोई औपचारिक संस्थागत ढांचा नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की फ्लैगशिप आयुष्मान भारत स्कीम से बाहर होने का फैसला लिया। इस योजना को पीएम मोदी ने पिछले साल 23 सितंबर को लागू किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य आयुष्मान भारत योजना के लिए 40% फंड नहीं देगा। अगर केंद्र सरकार को राज्य में अपनी योजना चलानी है तो पूरा फंड देना होगा। आयुष्मान भारत स्कीम को लेकर विवाद दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच भी है।
दिल्ली में योजना के तहत करीब 20 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि इस योजना का पूरा नाम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की मांग है कि इस योजना का नाम प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के नाम पर रखा जाए। 1 जुलाई 2017 से लागू जीएसटी के संदर्भ में भी केंद्र तथा अन्य राज्यों के बीच विवाद की स्थिति है। टैक्स स्लैब में बदलाव के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी आवाज उठाई है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने जीएसटी में अधिकतम टैक्स स्लैब 12% रखने की मांग की और 28% तथा 18% के स्लैब को हटाने को कहा। गौरतलब है कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, गोवा, बिहार, गुजरात और दिल्ली की आय में खास तौर पर काफ़ी कमी आई। अभी बीते अप्रैल और नवंबर की अवधि में इन राज्यों की आय में 14 से 37% की कमी देखी गई। केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी की आय में तो 43% तक की कमी आई। इसके चलते केंद्र और राज्यों के लिए उनके राजस्व के नुकसान के मुआवजे के रूप में 2018 में 48,202 करोड़ रुपए जारी करने पड़े हैं। निष्कर्षतः संस्थागत निकाय जिनके माध्यम से केंद्र राज्य संबंधों से संबंध मुद्दों को विचार विमर्श एवं हल किया जाता है, वह है अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं। विगत परिदृश्य दिखाता है कि न तो कोई इन निकायों ने राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ प्रभावी कार्य किया और न ही इनके निर्माण राज्यों के प्रति निष्पक्ष थे। इनका यह दृष्टिकोण एवं व्यवस्था परिवर्तित करने की आवश्यकता है ताकि केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न योजनाओं पर एक समन्वयकारी स्थिति निर्मित की जा सके तथा योजनाओं के निर्माण में राज्यों की आवाज एवं हितों को उचित स्थान मिल सके। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका 63वीं बीपीएससी क्वेश्चन विथ आंसर कंप्लीट हुआ, जो कि आपका क्लास 11 और 12 मिलाकर है। अब हम 60 से 62वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018 का पढ़ेंगे, जो कि इसका क्वेश्चन और आंसर बहुत ही स्पीड तरीके से पढ़ेंगे कि जिससे कि आपको एक नज़र में समझने में सहायता मिले और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पवित्र घोषणा मात्र नहीं है बल्कि राज्य की नीति के मार्गदर्शन के सुस्पष्ट निर्देश है। व्याख्या कीजिए और बताइए कि वे व्यवहार में कहां तक लागू किए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व पवित्र घोषणा मात्र नहीं है बल्कि राज्य की नीति के मार्गदर्शन के सुस्पष्ट निर्देश है। व्याख्या कीजिए और बताइए कि व्यवहार में कहां तक लागू किए गए। चलिए उत्तर देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ये निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के साथ संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। ग्रेलविल आइंस्टीन ने निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व उक्ति से यह स्पष्ट होता है कि यह नीतियों एवं कानून को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निर्देश विधायिका, कार्यपालिक और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिश है। आधुनिक लोकतंत्र राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है। इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित है। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को एक न्यूनतम जीवन स्तर रखने के लिए उत्तरदायी हो। संक्षेप में, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। उच्चतम न्यायालय ने कई बार अपने निर्णयों में सुस्पष्ट वर्णन किया कि किसी विधि का संवैधानिकता का निर्धारण करते समय यदि न्यायालय यह पाए कि प्रश्नगत विधि निर्देशक तत्व को प्रभावी करना चाहती है तो न्यायालय ऐसी विधि को अनुच्छेद
14 या अनुच्छेद 19 के संबंध में तर्क संगत मानते हुए संवैधानिकता से बचा सकती है। यदि हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह पाते हैं कि नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यद्यपि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तथापि संविधान के अनुच्छेद 37 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत है। अंतर्राज्य का कर्तव्य होगा कि इन तत्वों का विधि बनाने में उपयोग करें। कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था, लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंधों की अवहेलना नहीं कर सकता। इसी प्रकार डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान में कहा था कि लोकप्रिय मत कार्य करने वाली सरकार इसके लिए नीति बनाते समय निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती। यदि कोई सरकार इसकी अवहेलना करती है तो निर्वाचन के समय उसके मतदाताओं के समक्ष इसका उत्तर अवश्य देना होगा। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों के समान ही जनता के लिए आवश्यक है, जिसका विधि बनाते समय राज्य को इन निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखना आवश्यक है। जहां मौलिक अधिकारों व्यक्तिगत आवश्यकताएं, वहीं नीति निर्देशक तत्व सामुदायिक आवश्यकता। इस प्रकार ये निर्देशक तत्व विधि बनाते समय राज्यों के लिए स्पष्ट निर्देश है। 1950 से केंद्र में अनुवर्ती सरकारों एवं राज्य सरकारों ने निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए अनेक कार्यक्रम एवं विधियों को बनाया है। इन विधियों के माध्यम से सरकार यथासंभव धीरे धीरे सभी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की ओर अग्रसर। इनमें से कुछ प्रमुख जिनका क्रियान्वयन किया जा चुका है निम्न है। पहला, 1950 में योजना आयोग की स्थापना, जिसका उद्देश्य समाज आर्थिक न्याय प्राप्ति तथा आय, प्रतिष्ठा और अवसर की असमानताओं को कम करना था। वर्तमान में इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। दूसरा, कृषि समुदाय की स्थिति में सुधार करने के लिए भूमि सुधार कानून लागू करना। तीसरा, न्यूनतम मजदूरी एवं कारखाना अधिनियम 1948, बाल श्रम अधिनियम 1986 आदि को श्रमिक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए लागू किया गया। चौथा, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 मातृत्व लाभ अवकाश आदि को महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया। पांचवा, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, टेली लॉ इनिशिएटिव 2017 आदि को गरीबों को निःशुल्क एवं उचित कानूनी सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से लागू किया गया। छठा, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, लघु उद्योग बोर्ड, हैंडलूम बोर्ड, सिडबी आदि की स्थापना की गई है। सातवां, वन्य जीव अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि को वन्य जीवों एवं वनों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। आठवां, भारत ने गुट निरपेक्ष नीति एवं पंचशील की नीति को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनाया है। नौवां, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। 10वां, काम का अधिकार मनरेगा। 11वां, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज। 12, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। उपरोक्त के अतिरिक्त अधिकतर नीति निर्देशक तत्वों को व्यवहार में पूर्णतः या पूर्ण रूप में लागू किया जा चुका है। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा उपरोक्त कदम उठाए जाने के बावजूद निर्देशक तत्वों को पूर्ण एवं प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा सका। इसके कुछ कारणों में अपर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रतिकूल सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, जनसंख्या विस्फोट, केंद्र राज्य तनावपूर्ण संबंध आदि को लिया जा सकता है। यह सामुदायिक अधिकार है, इसलिए उन्हें पूर्णतः राजनीति से पृथक होकर लागू किए जाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदुत्व अवधारणा का परीक्षण कीजिए, क्या यह धर्मनिरपेक्षवाद का विरोधी है? क्वेश्चन नंबर 2, हिंदुत्व अवधारणा का परीक्षण कीजिए, क्या यह धर्मनिरपेक्षवाद का विरोधी है? उत्तर,
हिंदुत्व एक पंथ, एक पहचान और सिर्फ अवधारणा पर आधारित एक विचार है। हिंदुत्व हिंदू धर्म के राजनीतिक अनुयायियों की दृष्टि में भारत को सिर्फ हिंदू राष्ट्र के रूप में देखने की नवीन अवधारणा है। हिंदूवादियों के अनुसार हिंदुत्व कोई उपासना पद्धति नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। वीर सावरकर कहते हैं कि हिंदूवाद एक वाद के तौर पर धर्मशास्त्र है और हिंदुत्व मात्र एक शब्द नहीं बल्कि अपने में एक संपूर्ण इतिहास है। हिंदू एक जाति है जिसका सामुदायिक नाम ही हिंदू राष्ट्र है, जबकि स्वामी विवेकानंद के अनुसार हिंदुत्व का मूल मंत्र है जियो और जीने दो तथा वसुधैव कुटुंबकम। उनके लिए हिंदुत्व एक सागर है जिसमें विविध मार्गों से बहने वाली हजारों नदियां आकर एकाकार हो जाती है। हिंदुत्व आंदोलन के प्रमुख विचार। हिंदुत्ववादी कहते हैं कि हिंदू शब्द के साथ जितने भी भावनाएं और पद्धतियां, ऐतिहासिक तथ्य, सामाजिक आचार विचार, वैज्ञानिक आध्यात्मिक अन्वेषण जुड़े हुए सभी हिंदुत्व में समाहित है। हिंदूवादियों के अनुसार हिंदुत्व किसी भी धर्म व उपासना पद्धति के खिलाफ नहीं है। वे भारत में सुदृढ़ राष्ट्रवाद और नव जागरण लाना चाहते हैं। उसके लिए हिंदू संस्कृति लाना जरूरी है, हिंदुत्व का बढ़ना जरूरी है। अगर समृद्ध हिंदू संस्कृति का संरक्षण न किया गया तो विश्व से ये धरोहरें मिट जाएगी। आज भोगवादी पश्चिमी संस्कृति से हिंदू संस्कृति को बचाने की आवश्यकता है। हिंदुत्व गाय पशु का संरक्षण करते हैं। वह ईसाई और इस्लामिक संस्कृतियों को इनके संरक्षण के खिलाफ मानता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, एक ऐसा सिद्धांत है जो सभी धर्मों को समभाव से देखता है। अंबेडकर के अनुसार कोई भी देवता दलितों के कारण भ्रष्ट नहीं होता। अछूतों के लिए अलग से मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुत्व की परिभाषा जो सवर्णों के लिए है वही दलितों के लिए भी है। दलित हिंदू धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन छद्म हिंदूवादी देश और दलित दोनों के लिए खतरा है। हिंदुत्व के बारे में अन्य धर्मों पंथों के विचार। मुसलमान के अनुसार हिंदुत्व एक ऐसी कट्टर विचारधारा है जिसके मूल में मुसलमानों का विरोधी होना ही उसकी पहचान है। ईसाइयों के अनुसार हिंदुत्व एक ऐसी विचारधारा है जो दूसरे पंथ के लोगों को हिंदू धर्म में धर्मांतरित करने का प्रयास करता है। हिंदुत्व एक फांसीवादी विचार है जो यहूदियों के विचारों पर आधारित है और जर्मनी के नाजीवाद का समर्थन करता है। संक्षेप में हिंदुत्व सिर्फ एक राजनीतिक विचारधारा है जो भारत के आधुनिक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ है। आधुनिक भारत भी पुरातन धर्मनिरपेक्ष भारत का ही सनातनीय रूप है और इस पर विवाद वही लोग कर सकते हैं जो भारत को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में विकसित होने देना नहीं चाहते। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि आज जो हिंदुत्व की ताकतें बढ़ी है इसकी वजह हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को यहाँ वास्तविक अर्थ में लागू न करना है। धर्म और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा भिन्न भिन्न है, उसे आपस में मिलाया नहीं जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब सिर्फ और सिर्फ धर्म का राज्य से पूर्ण अलगाव है। नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों के लिए धर्मनिरपेक्ष राजनीति को धर्म पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य अतीत के सभी सकारात्मक मूल्यों को समेटे रहते हैं और वह जनता की भौतिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करता है। जनता की प्रगति और विकास के लिए यह जरूरी है कि धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों की दृढ़ता से रक्षा की जाए। जहाँ तक धर्म की बात है वो लोगों का व्यक्तिगत मामला है, उसमें राज्य द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लोगों को अपने विश्वास के हिसाब से धार्मिक व्यवहार करने की छूट होनी चाहिए। किसी भी पंथ या संप्रदाय को दूसरे पंथ या संप्रदाय पर अपने विश्वास नहीं थोपना चाहिए। हिंदू धर्म में भी इसी प्रकार की चर्चा की गई है जो आधुनिक हिंदुत्व की राजनीति में कभी कहीं नहीं शामिल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व की अवधारणा धर्मनिरपेक्षवाद नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने 1995 में अपने एक निर्णय में कहा था कि हिंदुत्व धर्म नहीं है, वो जीने का एक तरीका है। अर्थात उच्चतम न्यायालय ने हिंदुत्व के धर्मनिरपेक्षवाद की अवधारणा के पक्ष में मुहर लगाया है।
लेकिन वर्तमान समय में हिंदुत्व को लेकर जो नकारात्मक राजनीति और छवि बन रही है, जगह जगह हिंदुत्व के नाम पर लोगों की हत्या, गाय की रक्षा के नाम पर भीड़ तंत्र द्वारा इंसानों की हत्या तथा राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक हिंदू और धार्मिक हिंदू में विभाजन जैसे विघटनकारी विचारों में वृद्धि को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि हिंदुत्व शब्द पर एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूह की पहचान कीजिए और भारत की राजनीति में उनकी भूमिका परीक्षण कीजिए। उत्तर, दबाव समूह उन लोगों का समूह होता है जो सक्रिय रूप से संगठित होकर अपने हितों को बढ़ावा उनकी प्रतिरक्षा करते हैं। ये समूह सरकार तथा उनके सदस्यों के बीच संपर्क का काम करते हैं एवं सरकार पर दबाव बनाकर लोक नीति को बदलने की कोशिश करते हैं। इन दबाव समूह को हितैषी समूह या हितार्थ समूह भी कहा जाता है। दबाव समूह विधिक तथा तर्क संगत तरीकों द्वारा सरकार की नीति निर्माण नीति निर्धारण को प्रभावित करते हैं। कभी कभी इनके तरीके तर्क संगत एवं गैर विधिक भी हो जाते हैं। भारत में कई प्रकार के दबाव समूह विकसित हुए हैं, जैसे व्यवसाय समूह, व्यापार संघ, खेतिहर समूह, पेशेवर समूह, छात्र संघ, धार्मिक संगठन, जातीय समूह आदि। भारत के प्रमुख दबाव समूह। भारत के प्रमुख दबाव समूह व्यावसायिक समूह, यह सब अपने संयुक्त व्यावसायिक हितों के लिए एकत्रित होते हैं और सरकार पर अपने हितों के लिए नियम बनाने का दबाव डालते हैं। मजदूर संघ, व्यापार संस्थाएं इसी प्रकृति के दबाव समूह में शामिल है। फिक्की, NSUI जैसे संगठन व्यावसायिक दबाव समूह के उदाहरण। संस्थागत दबाव समूह, ये सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा निर्मित दबाव समूह है। सरकारी चिकित्सकों का संगठन तथा पेय अधिकारियों का संगठन इसके उदाहरण है। उद्देश्य समूह, इनका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण, मानव अधिकार जैसे सामाजिक विषयों से संबंधित हितों की रक्षा करना है। इसके लिए यह मानव अधिकारों के पक्ष में कार्य करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नाज फाउंडेशन तथा चिपको आंदोलन आदि समूह उद्देश्य समूह के उदाहरण है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नाज फाउंडेशन तथा चिपको आंदोलन। प्रदर्शनात्मक समूह, यह प्रदर्शन तथा हिंसा के माध्यम से दबाव डालकर अपने हितों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। पीपुल्स वार ग्रुप, असम गण परिषद जैसे संगठन ऐसे ही संगठन है। तटस्थ दबाव समूह, इस प्रकार के समूह किसी विशेष कार्य के लिए बनते हैं और कार्य की सफलता के लिए समाप्त हो जाते हैं। भारतीय राजनीति में दबाव समूह की भूमिका। दबाव समूह विभिन्न समुदायों की मांग और हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए भारत जैसे एक बहुलवादी राष्ट्र के महत्वपूर्ण अंग है। ये लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य को प्राप्त करने में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दबाव समूह मतदाताओं को शिक्षित और जागरूक भी करते हैं और इस प्रकार वे राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देते हैं।
दबाव समूह के माध्यम से नीति निर्माताओं को यह पता चलता है कि कैसे कुछ विशेष मुद्दों पर जनता का क्या अनुभव करती है। कई आदिवासी समूहों ने जनजातीयवादी की शोषण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई की है और सरकार को विवश किया है कि वो इनके अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रावधान करे। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रादेशिक वन नीतियां और वन अधिकार अधिनियम 2006। इन समूहों ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर कभी कभी देश के समझ प्रतिकूल परिस्थितियां भी उत्पन्न की है। भारत में कई दबाव समूह मुख्य रूप से असंवैधानिक पद्धतियों के माध्यम से सरकार को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमले, आंदोलन, हड़ताल, प्रदर्शन, तालाबंदी आदि। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के मामले में सुरक्षा को मुद्दा बनाकर प्रचार किया गया और लोगों को एकजुट करके एक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए गए। परिणाम स्वरूप परियोजना का संचालन बंद कर दिया गया। बाद की जांच में इसमें दूसरे देश की संलिप्तता पाई गई। इस तरह के विरोध प्रदर्शन से विकास में बाधा पहुंचती है। सामाजिक राजनीतिक समस्या को सड़क पर हल करने की प्रवृत्ति के कारण दबाव समूह को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा माना जा सकता है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दबाव समूह राजनीतिक पार्टियों के विरोध तथा समर्थन के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इन सभी तथ्यों के बावजूद दबाव समूह का अस्तित्व लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। दबाव समूह राष्ट्रीय एवं विशेष हितों को बढ़ावा देते तथा नागरिकों एवं सरकार के बीच संवाद का एक जरिया बनते हैं। की टू रिमेंबर, दबाव समूह क्या है? भारत में प्रमुख दबाव समूह। भारत में दबाव समूह की सकारात्मक और नकारात्मक भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियों तथा वास्तविक स्थिति का वर्णन करें। इस क्वेश्चन का आंसर पहले भी करा दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं और चलिए उत्तर देते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक और कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 तक किया गया है। राज्य का समस्त प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है, परंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होता है। बिहार के राज्यपाल की शक्तियां। पहला, राज्यपाल कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की सलाह पर। विधानसभा के एक सदस्य का मनोनयन। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 1/6 सदस्यों की नियुक्ति। राज्य के महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। वैधानिक शक्तियां। राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। धन विधेयक और अनुदान मांगों को सिफारिश करने का अधिकार। विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक अधिनियमों को राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही प्रभावित किया जा सकता है। विधानमंडल के किसी सदस्य की अयोग्यता संबंधी किसी विवाद का अंतिम निर्णय राज्यपाल द्वारा चुनाव आयोग के सलाह पर लिया जाता है। राज्यपाल को राज्य के विषयों पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। एक अनुच्छेद 213। वित्तीय शक्तियां। धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश के बाद ही पेश किया जा सकता है। राज्यपाल की अनुमति से राज्य की आकस्मिक निधि से व्यय। राज्यपाल को अनुदान मांगों की सिफारिश करने का अधिकार। वार्षिक बजट विधानमंडल में राज्यपाल पेश करवाते हैं। न्यायिक शक्तियां। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और प्रोन्नति। किसी व्यक्ति को दिए गए दंड को कम या माफ कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान प्रशासनिक बागडोर राज्यपाल के अधीन हो जाता है। विवेकाधिकार। आम चुनाव के बाद त्रिशंकु विधानसभा होने पर राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले संदेश में स्वयं विवेक का प्रयोग करते हैं।
उपयुक्त तथ्यों को देखने से यह प्रतीत होता है कि राज्यपाल की शक्तियां असीमित है। राज्य का कोई भी कार्य राज्यपाल के बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तव में बिहार के राज्यपाल की शक्तियां सीमित है। जिस प्रकार केंद्र में नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होता है और वास्तविक अर्थों में कार्यपालिका अधिकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है, जो सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार होती है, ठीक इसी तरह बिहार में नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक अधिकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास होते हैं, जो सामूहिक रूप से राज्य विधायिका के प्रति जिम्मेदार होते हैं। बिहार के राज्यपाल के काम करने का ढंग राज्य की राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करता है। सामान्य समय में जब राज्य में बहुमत वाली स्थायी सरकार होती है तो वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में जब राज्य में राजनीतिक अस्थिरता होती है तो वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उसके पास अनुच्छेद 361 के तहत विशेष विवेकाधिकार होते हैं, जिनका इस्तेमाल राज्यपाल केंद्रीय सरकार के निर्देशानुसार मनमाने ढंग से करता है। मिसाल के तौर पर 1999 में केंद्र की वाजपेयी सरकार के निर्देशानुसार बिहार के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी द्वारा बिना ठोस आधार के राबड़ी देवी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाना। 2005 में राज्यपाल बूटा सिंह द्वारा किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करना और मनमाने निर्णय लेकर राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा करना। 2017 में राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी द्वारा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के निर्देशानुसार काम करना और लालू प्रसाद की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को सरकार बनाने का मौका न देना, जैसे अनेक मिसालें जो दर्शाता कि बिहार के राज्यपालों की भूमिका राजनीतिक निहितार्थ से ओतप्रोत रहा है। इस प्रकार बिहार के राज्यपाल के पास काफ़ी शक्ति है, परंतु इनका प्रयोग वह केंद्र के निर्देशानुसार अथवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। वो राज्य का प्रमुख केंद्र व केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में नफा नुकसान के हिसाब से केंद्र और राज्य के बीच कभी सेतु तो कभी खाई का काम करता है। की टू रिमेंबर, राज्यपाल की राज्य में स्थिति। बिहार में के राज्यपाल की शक्ति है कार्यपालिका शक्ति है, वैधानिक शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, विशेषाधिकार। बिहार के राज्यपाल की वास्तविक शक्ति है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका 60 से 62वीं का क्वेश्चन समाप्त हुआ और हम कल देखते हैं 56 से 59वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2016 को। तो थैंक यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कर कुछ भी पूछना हो तो बताइए।